हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 1967 की अगर बात करें तो भारत में एक आंदोलन पनपा, जो उस समय तो कुछ प्रशासनिक विफलताओं का परिणाम लग रहा था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए, पिछले 20-25 वर्षों की बात की जाए तो भारत के लिए नासूर बन चुका है। एक ऐसा आंदोलन जिसकी शुरुआत कहीं से हुई और आज भारत के एक बड़े भूभाग पे उसने अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि पिछले 10-12 वर्षों के जो प्रयास हुए हैं तो सरकार ने भी रिटेलिएट करने का पूरा प्रयास किया है। हम बात करेंगे नक्सल मूवमेंट की, हम बात करेंगे माओ आंदोलन की, हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की। एक बार फिर से जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है विगत कुछ दिनों में चर्चा में रहा और विभिन्न न्यूज़ चैनल्स ने, विभिन्न न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया और बहुत से बच्चे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इस पे आप एक वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पे से एक वीडियो बनाया जाना चाहिए। सरकार ने तय किया है कि 2026 तक वो जो नक्सल मूवमेंट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगी और भारत को एक नक्सल मुक्त देश के रूप में स्थापित कर देगी। लेकिन अगर हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को देखें या इधर जो रेड कॉरिडोर है जहां पे नक्सल मूवमेंट बहुत ज्यादा हावी रहता है उसकी बात करें तो पिछले 25-30 साल में भारत ने बहुत कुछ झेला है। भारत के लोगों ने, आम आदमियों ने, भारत की सशस्त्र सेनाएं हैं, उन्होंने बहुत कुछ झेला है और अब वो समय आ गया है, दिस इज हाई टाइम नाउ इंडिया शुड रिटेलिएट, जो सबसे खतरनाक तरीका होता है उस तरीके से। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था जो 21 दिन तक चला, ये इसकी एक वानगी था और निश्चित तौर पे भारत सरकार ने बहुत से ऐसे आंदोलनों को और बहुत से ऐसे मुख्य धारा के प्रयोगों को अपने लिस्ट में शामिल जरूर किया होगा जहां पे वो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को जो उग्रवाद को फैलाते हैं मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की और इसके सभी एस्पेक्ट्स पे, इसकी सफलता कैसी थी, कहां पे हुआ, भविष्य में से हम क्या चीजें और सीख सकते हैं, इसके अलावा सरकार के प्रयास क्या थे, क्या था माओ मूवमेंट, क्या है नक्सलबाड़ी का मूवमेंट, इन सब की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कोशिश आपसे ये रहेगी कि आप इस दौरान कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपका, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि आपका नक्सलबाड़ी मूवमेंट को लेकर क्या राय है, शुरुआत कैसे हुई और वर्तमान में किस दशा में आगे बढ़ रहा है, इस पे आपकी क्या राय है, सरकार को उसे कैसे रोकना चाहिए। मैं शुरुआत में इसलिए कह रहा हूं कि आप कमेंट करते रहें क्योंकि लगातार मैं प्रश्न करता रहूंगा, बात करता रहूंगा। तो आप मुझे सबसे पहले तो जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सरकार किस प्रकार से नक्सल मूवमेंट को खत्म कर सकती है जो इस समय उस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र की सेनाओं के लिए, प्रशासन के लिए नासूर बन रखा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। द प्रिंट में आप देख सकते हैं, यहां पे आप द डेक्कन क्रॉनिकल में देख सकते हैं, यहां इंडियन एक्सप्रेस, सभी ने इस दौरान वृहत स्तर पे, द हिंदू की बात कर लें, हर न्यूज़पेपर ने वृहत स्तर पे जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है उसको कवर किया हुआ है। उसके सभी एस्पेक्ट पे डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, उस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो क्या है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो हाल ही में संपन्न हुआ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल विरोधी अभियानों में से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसने 21 दिवसीय आंदोलन था जो उसने नक्सल जो समूह थे उनके प्रति विद्रोह के रूप में भारत सरकार ने शुरू किया और 31 माओवादियों को मार गिराया, जिसमें से शीर्ष माओवादी नेता क्या है, नबाला केशव राव, इसकी हम बात करेंगे नहीं, ठीक है, भी शामिल था। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित करेगुट्टालू, ठीक है, करेगुट्टालू की जो पहाड़ियां हैं उसमें चलाया गया, जो माओवादियों का प्रमुख गढ़ माना जाता है। तो ये जो करेगुट्टालू की पहाड़ियां हैं इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक वामपंथी चरमपंथ यानी कि जो नक्सलवाद की तरह आंदोलन है इनको पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस ऑपरेशन की सफलता इस दिशा में क्या होगी, एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। चलिए इसके पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQIAS में शानदार प्रतिज्ञा बैच पुनः आया है, जो इवनिंग का बैच है, 10 जून से शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। आप डिस्काउंट भी यहां पे देख सकते हैं। बात करूं तो ये एक ऐसा कोर्स है, GS फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए, जिसे कहते हैं कि कंबाइंड गाइडेंस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, मेंटरशिप फैकल्टी से भी मिलेगी, मेंटरशिप मेंटर्स जो स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड मेंटर होंगे उनके द्वारा भी मिलेगी। समस्त 18 किताबों का सेट मिलता है। ठीक है, साथ में देखा जाए तो आपको प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलता है, मेंस के लिए सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम मिलता है, प्रीलिम्स के लिए
प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है, मेंस के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है, आईजीपी और कितने सारे फीचर ना। तो क्या करना है, नीचे लिंक दी होगी, उस पर क्लिक करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। वैसे विकास लाइव कोड का प्रयोग आप हर कोर्स के लिए कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लेकिन स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को एक बार देख लेना जरूर ना भूलें, मत भूलिएगा इसे। आप क्या करिए, वहां पे PDF होगा, वहां पे जाके आप डिटेल में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, वैसे हम लोग विभिन्न प्रोग्राम भी करते रहते हैं, तो आप लाइव सेक्शन में जाके भी प्रोग्राम से आप देख सकते हैं। चलिए, ऑपरेशन की मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 21 दिनों तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा निरंतर नक्सल विरोधी अभियान था। इस संयुक्त ऑपरेशन में CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व फोर्स, विशेष रूप से कोबरा यूनिट जो थी, छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यबल जो STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो, और जो जिला रिजर्व गार्ड थे DRG थे, उन्होंने भाग लिया। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो थे उन्होंने इसमें भाग लिया। तो एक सामूहिक रूप से हम कहते हैं कि जो पांचों मिले तो मिल गई मुट्ठी, बिल्कुल वो वाला तरीका था जहां पे CRPF, ठीक है, उनके जो कोबरा यूनिट्स थे, छत्तीसगढ़ पुलिस, मेरे बहुत से मित्र सीनियर छत्तीसगढ़ पुलिस में और उनसे अक्सर बात होती रहती है, निश्चित तौर पे वो भी मुस्तैदी के साथ वहां पे जुटे हुए थे, और साथ में STF और DRG ने शानदार तरीके से इस आंदोलन को संपन्न किया। ठीक है, बात करें तो ऑपरेशन का रणनीतिक महत्व क्या है, तो 3 दशकों में पहली बार जो CPI माओवादी जो महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया गया, बड़े स्तर के नेता जिन्होंने निश्चित तौर पे उग्रवाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनको मार गिराया गया है, जो नक्सल विरोधी अभियानों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शीर्ष नेतृत्व को हटाने से माओवादी संगठनात्मक पदानुक्रम में क्या हुआ है, एक व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे उनका जो रणनीतिक समन्वय और जो संचार का जो चैनल है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया है, वीक हो गया है। जिस तरीके से वो लोगों को अबाध रूप से बहला फुसला पाते थे वो नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन की सफलता केंद्रीय और राज्य बलों के बीच बढ़े हुए सहयोग को दर्शाती है, जिसे राज्य की सीमाओं के पार कार्रवाई करने की खुफिया जानकारी है और सैन्य समन्वय का समर्थन प्राप्त है। मतलब समस्त प्रकार से जो मुट्ठी मिलाने की बात कर रहा हूं कि वो मिल गई तो फिर एक संपूर्ण बल के रूप में काम करती है। ठीक है, माओवादियों के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियों की बढ़ती संख्या से संकेत क्या मिलता है कि उनकी विचारधारा और संगठन के लिए समर्थन कमजोर होता जा रहा है, जिससे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। तो एक बड़ा कदम है, नेक कदम है, इंपॉर्टेंट कदम है, जरूरी कदम है भारत से इस प्रकार के उग्रवाद का समूल नाश करने के लिए। और निश्चित तौर पे जब हमारी सशस्त्र बल दृढ़ प्रतिज्ञ होके, एकजुट होके, क्षेत्रीय पुलिस या जो क्षेत्रीय जो फोर्सेस है उनका सपोर्ट लेके जब आगे बढ़ेंगे तो बड़े से बड़े किलों को वो नेस्त नाबूद कर सकते हैं। इस प्रकार के किले तो एक छोटी सी बानगी भर। ठीक है, चलिए भौगोलिक क्षेत्र और रणनीतिक महत्व देख लेते हैं। तो जो करेगुट्टालू की पहाड़ियां हैं जिनको KGH भी कहा जाता है, लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पे क्या है, स्थित है। ठीक है, आप जिस समय मैं आपको बात कर रहा हूं आप इस बताइएगा कि अभी तक जो मैंने बात की, जैसे जो हमने सभी सेनाओं के मिलके, जो सशस्त्र बल थे उनके मिलके जो उन्होंने एक्ट किया, उसकी जो मैंने बात की, आपका क्या मानना है? क्या इसको विस्तारित रूप से समस्त क्षेत्रों में जो संपूर्ण रेड कॉरिडोर है वहां तक पहुंचाना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अभी क्या करना है, आपको गूगल खोलिए और करेगुट्टाली की पहाड़ियों को सर्च कीजिए, कहां पे आती हैं, क्या आती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से बताइएगा। ठीक है, चलिए, या तो मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं मेल आईडी दे दूंगा कि कहां पे आती है, क्या आती है। ठीक है, तो भद्राद्री कोठागुडेम जिला जो तेलंगाना और सुकमा जिला जो छत्तीसगढ़ है की सीमा पे ये स्थित है। ठीक है, लगभग 5000 फुट की तक ऊंची है ये पहाड़ियां। ठीक है, और स्थानीय लोगों के लिए भी दुर्गम है, यहाँ पे इनका गढ़ था उग्रवादियों का। घने जंगल, खड़ी पहाड़ियां, गुफाएं और झरनों से भरी हैं, जो छापा बम और युद्ध के लिए क्या है, आदर्श मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से कई बार जो सशस्त्र बल थे वो थोड़े कमजोर पड़ जाते थे, क्योंकि वो पहले से वहां मौजूद थे जो उग्रवादी थे और ऊपर से हमला कर दिया करते थे। लेकिन इस बार उनकी एक न चली और उनको निश्चित तौर पर मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कि ऑपरेशन के परिणाम क्या रहे। 31 माओवादी मारे गए, 54 गिरफ्तारी हुई, 84 ने आत्मसमर्पण किया। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही कि 3 दशकों में पहली बार CPI माओवादी के महासचिव स्तर के नेता को मारा गया। ठीक है, नंबाला केशव राव एक प्रमुख माओवादी नेता था इनका। ठीक है, नंबाला केशव राव CPI माओवादी के माओवादी सचिव था और विद्रोही नेतृत्व में सर्वोच्च पद धारण करता था। उसकी विशेषताएं क्या थी, खासकर मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं कि कई बार इस पर स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि क्यों वो इतना स्पेशल हो गया था और क्यों उसको मारना इतना स्पेशल है। ठीक है, छापामार युद्ध में बड़ा पारंगत था, जंगली लड़ाई की रणनीति इसको आती थी और IED में निर्माण में, ठीक है, जो इस प्रकार की डिप्लॉयमेंट होती है उसमें उसको विशेष महारत हासिल थी। ठीक है, और क्या थी, 2010 के दंतेवाड़ा नरसंहार के मास्टरमाइंड था ये, जिसमें 76 CRPF जवान मारे गए थे। याद कीजिए उस संहार को, मतलब अभी भी मुझे याद आता है, मैं ग्रेजुएशन का समय था, जब इस प्रकार की चीजें सुनते हैं तो आदमी दहल जाता है। PG का समय था, माफ करना, पोस्ट ग्रेजुएशन का समय था, और मैंने देखा था और मैं दहल गया था कि 76 हमारे
जो भाई जो सीआरपीएफ के थे उनको मार गिराया था, उसका मास्टरमाइंड यही जो केशव राव है यही था। तो एक बड़ी सफलता है भारत की जो सेना है उनके लिए। माओवादी संगठनात्मक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान था इसका, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा ब्लो है, दिस इज अ बिग ब्लो। ठीक है, चलो माओवाद क्या है समझ लेते हैं। चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग जो 1893 से 1976 तक थे, उनकी विचारधारा है और राजनीतिक सिद्धांतों का एक समूह है, इसे माओ त्से तुंग विचार भी कहा जाता है। ठीक है, सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत क्या है? किसान क्रांति की बात करना, शहरी सर्वहारा के बजाय ग्रामीण किसानों की क्रांति को मुख्य आधार बनाना। ध्यान रखना, शहरी सर्वहारा इस्तेमाल किया है, शहरी बुर्जुआ इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब इनका ये मानना था कि शहर में भी जो एक वर्ग पनप गया है जिसको ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कहते हैं, बेसिकली वो अब सर्वहारा नहीं रहा, वो बुर्जुआ हो गया है। ठीक है, इसको आधार मानते हैं। उसके अलावा छापामार युद्ध, क्या पारंपरिक सेना के विरुद्ध छापामार रणनीति का उपयोग ये करते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक क्रांति, पुराने मूल्यों और परंपराओं को नष्ट करके नए मूल्यों और नई परंपराओं को स्थापित करना, जो हमेशा से वामपंथ का एक धुरी माना गया है। निरंतर क्रांति की बात करना, क्या समाजवादी समाज में भी निरंतर क्रांति की आवश्यकता की, उसमें भी लगातार उद्वेलित करते रहना लोगों को। ठीक है, लोगों को उद्वेलित करते रहना। ठीक है, ग्रामीण घेराबंदी, क्या गांवों से शहरों को घेरने की रणनीति। ठीक है, सभी शहरों को गांवों के द्वारा घेर लिया जाए और फिर क्रांति की जाए। ठीक है, इसके अलावा भारत में माओवाद की स्थापना की बात की जाए तो चीनी प्रभाव। 1960 के दशक में चीन सोवियत विभाजन के बाद कई भारतीय कम्युनिस्ट माओ के विचारों से प्रभावित हुए और भारत में ये सैद्धांतिक आधार के रूप में मजबूत हुआ। माओ की नई लोकतांत्रिक क्रांति के सिद्धांत को यहां पर अपनाया गया। बहुत से नेता, जैसे आप देखिए माओवादी, लेनिनवादी, ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो भारत के आदिवासियों और किसान संघर्षों में माओवादी रणनीति का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आगे की। तो नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत 1967 में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाड़ी ब्लॉक में एक सशस्त्र किसान विद्रोह था, मुख्यतः आदिवासियों और बंगाल के कट्टरपंथी कम्युनिस्ट नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जहां पे बार बार जमीन, इस पे नक्सलवाड़ी मूवमेंट पे मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो भी कर चुका हूं और अगर आप देखेंगे तो हमारे ओम द्विवेदी सर थे, उन्होंने भी एक डिटेल वीडियो किया हुआ है। इनफैक्ट अमृत उपाध्याय सर ने भी एक डिटेल वीडियो नक्सलवाड़ी वीडियो पे, नक्सलवाड़ी आंदोलन पे किया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज ये नक्सलवाड़ी आंदोलन पे वीडियो नहीं है, ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और उसके जो प्रभाव है उस पे है। ठीक है, चलिए, तो ये दो नेता थे। अगर मैं बताऊं तो हाँ, चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में 1968 में हुआ था और बड़ा ही जिसे कहते हैं कि ऐसा विद्रोह था जिसने एक बड़े उग्रवादी विद्रोह की नींव रखी। तो शुरुआत यही से मानी जाती है, क्योंकि नक्सलवाड़ी ब्लॉक से था तो इसको नक्सल आंदोलन, ठीक है, नक्सलाइट्स इनको कहा जाता है। ठीक है, बात करें इसके बाद की, तो आंदोलन के मुख्य कारण क्या है? भूमि सुधारों की असफलता। वहां पे उस समय जो भूमि सुधार थे सही से नहीं लागू हो पा रहे थे, तो कारण बहुत गलत नहीं थे, लेकिन शायद तरीका कहीं ना कहीं मुझे लगता है गैर कानूनी था। कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, आप इसको क्या मानते हैं, जस्टिफाइड है या नहीं है? ठीक है, चलो उसके अलावा क्या था? सामंती शोषण। पहली बात तो जब भूमि सुधारों की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भी भूमि सुधार अपेक्षित गति से नहीं हुए, हम सबको पता है। मैं इस पे जब मैं समाजवादी सुधारों की बात किया हूं, जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, तो मैंने इनकी बात की थी। ठीक है, सामंती शोषण की बात की जाए तो जमींदारों द्वारा किसानों और आदिवासियों का निरंतर शोषण हो रहा था। ठीक है, राज्य की उपेक्षा, दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में विकास की बात नहीं हो रही थी, जो केंद्र में या राज्य में सरकारें थी इनकी बात नहीं कर रही थी। ठीक है, माओवादी विचारधारा का प्रभाव भी इन पे होता है, जिसके कारण ये चीनी क्रांति से प्रेरणा लेते हैं और संपूर्ण माओवाद को इसमें झोंक देते हैं। आंदोलन का विस्तार क्या हुआ? 1970 के दशक के अंत में नक्सलवाद भारत के अन्य राज्यों में फैला। 1980 के दशक तक अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 30 नक्सली समूह सक्रिय थे। 1968 के नक्सलवाड़ी विद्रोह के बाद शुरू हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी के बाद विभाजन से मार्क्सवादी लेनिनवादी गुट का निर्माण हुआ और इसी की अन्य जो क्या कहते हैं अम्ब्रेला जो इंस्टीट्यूशन थे वो लगातार निकलते गए थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ा जाए तो रेड कॉरिडोर की बात कर लें, भौगोलिक विस्तार की। तो रेड कॉरिडोर भारत के मध्य पूर्वी और दक्षिणी भागों का क्षेत्र है जहां पे गंभीर नक्सलवाद माओवादी विद्रोह को देखा जाता है। इसमें शामिल राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल। ठीक है, वर्तमान स्थिति देखा जाए तो 2025 तक सबसे प्रभावित जिले केवल 6 रह गए। कौन कौन से? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा छत्तीसगढ़ के, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का और गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित जिले रह गए अगर रेड कॉरिडोर की बात की जाए तो। ठीक है, चलिए इसके आगे की बात करें अगर, तो सरकारी रणनीति क्या है? सरकार ने एक समाधान रणनीति 2017 में गृह मंत्रालय निकाली थी। इसमें सबके फुल फॉर्म देख लेते हैं। एस फॉर क्या है? स्मार्ट लीडरशिप। ए फॉर क्या है? एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। एम फॉर है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। ए फॉर ए हैज एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कार्यक्षम खुफिया जानकारी। ठीक है, अगला क्या है? डी है डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, डैशबोर्ड के आधारित की जो परफॉर्मेंस इंडेक्सेस है उन पे काम किया जाए। ठीक है, इसी
नक्सलवाड़ी विद्रोह को शांत करने के लिए, ठीक है। एच है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी को निकालना। और ए एक्शन प्लान्स फॉर स्पेसिफिक जोन्स, हर विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक एक्शन प्लान की बात करना। और अंत में एन क्या, नो फाइनेंशियल एक्सेस टू इंसर्जेंट, विद्रोहियों तक जो वित्तीय पहुंच होती है, अभी इसकी बात करेंगे, उसको रोकने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर से सपोर्ट मिल जाता है और वो सपोर्ट किस रूप में बदल जाता है हम आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसकी बात करें तो नक्सलवाद उन्मूलन में सफलताएं क्या है। क्षेत्रीय निश्चित तौर पे 2014 में देखा जाए तो 18,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर 2025 में 4200 वर्ग किलोमीटर तक ही रह गया नक्सल वाली जो प्रभावित क्षेत्र है। वार्षिक घटनाएं 2010 में 1936 से घटकर 2024 में 374, लगभग 81% की कमी आई है इसमें, ठीक है। अगर अब हताहतों की कमी देखा जाए तो 2010 में 1005 मृत्यु हुई थी, 2024 में 150 मृत्यु, लगभग 85% की गिरावट यहां पे भी आई है, तो निश्चित तौर पे बड़ी सफलता है। आत्मसमर्पण पुनर्वास की बात की जाए तो 10 वर्षों में 8,000 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा छोड़ी है। संघर्ष क्षेत्रों में 13,000 से अधिक लोगों का पुनरेकीकरण किया गया है, ठीक है। अगला क्या है 2024 की उपलब्धियां, तो 2024 में अकेले 290 नक्सली बेअसर हुए, 1090 गिरफ्तार हुए और 881 ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया, ठीक है। तो बड़ी सफलता है, ठीक है। आगे की राह सुझाव क्या हो सकता है, संतृप्ति शासन क्या, कि सभी प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, राशन, आवास, सड़क, इंटरनेट के लिए कल्याणकारी योजनाओं को 100% कवरेज के साथ सुनिश्चित किया जाए। जो दिक्कत हुई, जिस कारण यह आंदोलन शुरू हुआ, उसको पूरी तरीके से समूल रूप से डीप में जाकर सॉल्व किया जाए, ठीक है। और क्या है, लक्षित गैर कट्टरीकरण क्या, कि आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के लिए परामर्श, रोजगार और नागरिक पुनरेकीकरण का उपयोग किया जाए, ताकि वो जो कट्टरता फैल रही है वो कट्टरता कम हो। और क्या है, निरंतर सुरक्षा अभियान क्या किए जाते हैं, कि निर्बाध खुफिया साझाकरण, संयुक्त कार्यबल, जो रात में जो लैंडिंग हेलीपैड होता है, हेलीपैड पे लैंड करके बाकी चीजों को चेक किया जाता है। बेसिकली ये पेट्रोलिंग से रिलेटेड है, नाइट पेट्रोलिंग की बात हो रही है, ठीक है। शायद शब्द इधर उधर हो गए हों। और वन क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और रात में बेहतर पेट्रोलिंग, क्योंकि हम सबको पता है कि रात में बहुत से इनके हमले होते हैं, तो पेट्रोलिंग को दुरुस्त किया जाए, इस पर काम करना चाहिए। वित्तीय व्यवधान, यस, पीएमएलए और आतंक फंडिंग को रोकने के लिए माध्यम से माओवादी वित्त को बाधित करने के लिए क्या है, ईडी या एनआईओ को काम करना चाहिए, ताकि उन तक जो फंडिंग हो रही है, जो विदेशी पैसा आ रहा है, जो उनको प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, उसको रोका जाए, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों में जो चीजें उपयोग करते हैं, जैसे बम की बात कर ली जाए, या जो क्या कहते हैं अलग अलग जो ब्लास्ट कराते हैं, उस प्रकार की चीजों का जो प्रयोग करते हैं, उसके लिए जो धन आता है, जो वित्त पोषण आता है बंदूकों के लिए, गोलियों के लिए, वो रोका जाए, ठीक है। और क्या है, न्यायिक सुधार की बात की जाए, क्या फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना हो, कानूनी सहायता में वृद्धि हो और आत्मसमर्पण और पुनर्वास प्रक्रियाओं को सरल बनाए, ताकि लोग भी जो वहां पे आत्मसमर्पण कर रहे हैं पुनर्वास के लिए, वो भी जिसे कहते हैं ना कि मेन लाइन में आ जाए, और बाकी लोग जो यहां पे अपने हथियारों को छोड़ना चाहते हैं, वो भी हथियार छोड़ के कहा जाए, जिसे कहते हैं कि मेन लाइन में आ जाए, मतलब मुख्य धारा में आ जाए, और मुख्य धारा में आके वो देश का, ठीक है। चलिए, नागरिक विश्वास का निर्माण, नागरिक कार्यक्रमों में सीएपीएफ, आउटरीच और खेल और शिक्षा के माध्यम से युवा जुड़ाव का विस्तार हम कर सकते हैं। इसमें अंततः क्या कर सकते हैं, निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं, कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता भारत की नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भारत के समन्वित सैन्य और विकासात्मक दृष्टिकोण ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक रूप से बदल दिया है। निरंतर सतर्कता, सामुदायिक जुड़ाव और राजनीतिक संकल्प के साथ 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत का लक्ष्य न केवल संभव है, बल्कि हमारी पहुंच के क्या है, भारत की पहुंच के भीतर है, ठीक है। और यह ऑपरेशन क्या दिखाता है, कि कैसे केंद्रीय और राज्य बलों के बीच बेहतर सहयोग, कार्यक्षम खुफिया जानकारी और रसद समन्वय के साथ राज्य सीमाओं के पार एक प्रभावी रणनीति अपनाई जा सकती है। माओवादी संगठनात्मक पदानुक्रम में शीर्ष नेतृत्व का उन्मूलन उनकी रणनीतिक समन्वय और संचार चैनलों को क्या करेगा, कमजोर करेगा। संचार चैनलों को क्या करेगा, कमजोर करेगा, ठीक है। यूपीएससी की दृष्टि से यह विषय आंतरिक सुरक्षा, शासन, सामाजिक न्याय, राजनीति की कई आयामों को छूता है। आप इसको इसलिए भी कवर कीजिएगा, आपको सनसनी के लिए नहीं खबरें पढ़नी है, उनके आयामों के लिए पढ़नी है, इसलिए इसका अध्ययन प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसको इसलिए जोड़ देता हूं कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, सनसनी को सुनने के लिए, सनसनी के न्यूज़ को कवर करने के लिए चले जाते हैं। नहीं, चलो न्यूज़ तो चलो है ही, बात क्या है कि यूपीएससी को किस प्रकार से कवरेज प्रदान करती है ये न्यूज़। मैं हर अपनी जो पीपीटी लाता हूं, हर जो न्यूज़ लेके आता हूं, मैं इस बात को इंश्योर करता हूं कि स्टूडेंट्स को क्लियर हो कि किस किस पेपर से जुड़ती है, ठीक। चलिए, तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो मैं खुद लेके आता हूं 2 जून से, उसका नया बैच शुरू हो रहा है। मैं विकास खुद इस हिंदी लिटरेचर को पढ़ाता हूं, जहां पे हम लोग हर बात पे, यानी कि फैक्ट्स पे, फ्लो पे, उत्तर लेखन पे, हर बात पे फोकस करते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ में, लाइव क्लास में, लाइव डाउट सेशन के साथ में मैं खुद करता हूं।
मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हर वो स्टूडेंट जो हिंदी साहित्य ले अपने हिस्से के नंबर जरूर पा जाए, ताकि मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर आए इन टोटलिटी, और जो फाइनल लिस्ट होती है उसमें उनका नाम हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में उनको सफलता प्राप्त हो। तो हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए भी विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, और स्टडी IQ के किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड है आपके सामने। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास डालेंगे तो ये चैनल वैसे ही आ जाएगा, UPSC बाय विकास सिंह मिल के आ जाएगा। बाकी विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं स्टडी IQ की किसी भी कोर्स के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोड याद कर लेना, विकास लाइव। कमेंट बॉक्स में भी आप विकास लाइव लिखेंगे, और vikas.singh@studyIQ.com पे मुझे मेल करके आप अपनी राय से मुझे अवगत करा सकते हैं। किसी विशेष विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता सकते हैं, और हिंदी साहित्य से जुड़ना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना है तो भी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं आपको ये बताता चलूं कि नक्सलबाड़ी की समस्या एक गंभीर समस्या है। भारत की सरकार और राज्य सरकारें निश्चित तौर पे, मुखर तौर पे इसके विरुद्ध अभियानों में लगी हुई हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप प्रशासक होते तो किस प्रकार से समस्या का समाधान करते, और अभी सरकार जो कदम उठा रही है आपको क्या लगता है, किस दिशा में जा रहे हैं? क्या इसी प्रकार के कदम लगातार उठाने चाहिए? और नक्सलबाड़ी आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, 1 या 2 लाइन में जरूर मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे कमेंट्स के द्वारा, लाइक्स के द्वारा सूचित जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।